हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडएक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इस लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे के सारे कवर अप करने वाला हूं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में कहा गया है फॉर द एपी, आपको एपी दी गई है। गिवन में क्या है, आपको एक एपी दी गई है। एपी क्या है, 3/2, 1/2, कोमा -1/2, -3/2, so on. Write the first term A and common difference D. तो देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए कहते हैं, जो सबसे पहले लिखा है एपी में, फर्स्ट टर्म आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। निकालते कैसे हैं, कॉमन डिफरेंस को कहते हैं डी और निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 क्या है 1/2, a1 क्या है 3/2। ये क्या हो जाएगा -2/2, जो कैंसिल करके आ जाएगा -1। तो d की वैल्यू क्या आ गई -1। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। Which of the following list of number form an AP? If they form an AP, write the next two terms. देखिए, वो जो हमें चेक करने हैं वो ये रही। इनमें से कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स AP फॉर्म कर रहे हैं। अगर AP फॉर्म कर रहे हैं तो नेक्स्ट टू टर्म भी लिखना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। ये दिया है आपको एक सीक्वेंस। पहले वाले टर्म को A1 कहते हैं, दूसरे वाले टर्म को A2 कहते हैं, तीसरे टर्म को A3, चौथे टर्म को A4। ऐसे ही सो ऑन चल रहा है। तो A2 माइनस A1 देखते हैं। 10 माइनस 4 6, A3 माइनस A2 16 माइनस 10 6, A4 माइनस A3 22 माइनस 16 6। तो बिकॉज डिफरेंस आर कॉमन, डिफरेंसेस आर कॉमन, तो हम कहेंगे 4 10 16 22 सो ऑन इज एन एपी। ये एक एपी है। अब देखते हैं सेकंड वाले में दिया है आपको 1 -1 -3 -5 सो ऑन। तो देखिए, पहले टर्म को A1 कहते हैं, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3, चौथे टर्म को A4। तो A2 माइनस A1 देखते हैं। -1 -2 माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का। A3 माइनस A2 देखते हैं। -3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है और A2 की वैल्यू पुट करा। -3 + 1 -2। A4 माइनस A3, A4 क्या है -5 -3, -5 + 3 ये हो जाएगा -2। तो फिर से वही चीज, बिकॉज डिफरेंसेस आर कॉमन, डिफरेंस कॉमन है, इसका मतलब 1 -3 -5 सो ऑन इज एन एपी। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट कराता हूं। ओके, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही है। एक छोटी सी चीज और, आपसे बोला गया है कि अगर एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म भी फाइंड आउट करना। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कौन से एपी है, उसके बाद टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो थर्ड वाला, फर्स्ट टर्म थर्ड वाला -2 2 -2 2 -2 सो ऑन। अब देखिए, फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5। तो A2 माइनस A1 कैलकुलेट करते हैं। 2 -2 2 + 2 दैट इज 4। A3 माइनस A2 कैलकुलेट करते हैं। -2 माइनस A2 की वैल्यू पुट करी, -4 माइनस प्लस साइन आएगा बड़े वाले का। ये दोनों तो कॉमन नहीं है, बिकॉज differences are not common। डिफरेंसेस कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे -2 2 -2 2 -2 सो ऑन इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 सो ऑन। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, A4, A5, A6, बस इतने में ही चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1
1 माइनस 1 0, A3 माइनस A2 1 माइनस 1 0, अभी तक तो ठीक लग रहा है। A4 माइनस A3, A4 A2, A3 A1, तो 2 माइनस 1 1। ये देखिए डिफरेंस आर नॉट कॉमन बिकॉज differences आर नॉट कॉमन। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो हम क्या कहेंगे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 सो ऑन इज नॉट एन एपी। तो ये दोनों तो एपी नहीं निकली, ये दोनों एपी निकली थी। तो ये भी कहा गया था सवाल में राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म भी बताना है। तो देखिए अगर एपी निकली तो उसके बाद आपको क्या करना है, हम ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 के पार्ट 1 में ही ऐड कर देना। 1 2 3 4 ये चौथा टर्म है तो हमें पांचवा टर्म निकालना है। A5 क्या होता है A+4D। अगर आप ये लेक्चर मेरे बाकी लेक्चरों को देखने से पहले देख रहे हो इसी प्लेलिस्ट के तो ऐसा मत कीजिए। ये लेक्चर मैंने लास्ट में अपलोड इसलिए किया है क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्जाम्पल्स नहीं देखते, एग्जाम्पल के सॉल्यूशन की नीड नहीं होती, बुक में होते हैं। और इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा, बस क्वेश्चन कर रहा हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसे मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में बताया था। तो मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देखने लगे हो तो मत देखिए, इससे पहले बाकी के लेक्चर देख लीजिएगा। तो देखिए A5 का फॉर्मूला ये रहा। A क्या है इसमें 4 और D क्या आया था, हमने निकाला था D आया था 6। तो A5 क्या आ जाएगा 4 + 24, A5 आ जाएगा 28। ऐसे ही A6 क्या होता है A+5D, एक कम D का कोफिशिएंट जो हम टर्म निकालने होते हैं, जैसे यहाँ पर 6th टर्म निकाले तो D का कोफिशिएंट 6 से कम होता है। an का फॉर्मूला ये होता है A + n-1 × D। देखिए अगर nth टर्म निकालना तो D का कोफिशिएंट है n-1 एक कम। तो इस AP में पहला वाला पार्ट है, इस AP में A की वैल्यू क्या आई थी 4 और D की वैल्यू क्या आई थी 6। तो ये हो जाएगा 4 + 30 और ये हो जाएगा 34। 4 + 30 34, 6 से 6 ऐड करके भी आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस 6 है। तो अगर पांचवा टर्म निकल गया तो उसमें 6 जोड़ के भी अगला टर्म आ जाएगा। अब ये इरेज करके सेकंड वाला जो लिस्ट ऑफ नंबर था वो भी एपी था, तो इसमें कितने टर्म है 1 2 3 4, हमें पांचवा टर्म निकालना है इसमें भी, सेकंड वाले का पांचवा टर्म A+4D। A की वैल्यू थी 1 और D की वैल्यू थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करिए, D की वैल्यू थी -2। तो ये हो गया 1 + -8 और चलो लिख देता हूँ प्लस माइनस माइनस जो हो जाएगा -7। फिर A16 क्या होता है A+5D। A की वैल्यू 1, D की वैल्यू -2, A ये हो गया -10 -9। तो हमें 2 टर्म निकालने थे, वो 2 टर्म निकल गई, ये A5। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे कहा गया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। आपको एक AP दी है और आपको उस AP का 10th टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 3 AP क्या है, ये गिवन वाला पार्ट है। AP आपको दिए 2 7 12 सो ऑन। आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए A क्या है, A1 कह लीजिए, A कह लीजिए 2 है, और D कैसे निकालते हैं AP में से A2 - A1, 7 - 2 5। अब A10 फाइंड आउट करना है। A10 होता है A + 10 - 1 × D, क्योंकि AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। अगर n की जगह 10 है तो 10 पुट कर दिया, तो ये हो गया A9D। अब A और D की भी वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू क्या है 2, ये देखिए 2, और D की वैल्यू क्या है 5। तो A10 क्या आ गया 2 + 45, A10 आ गया 47। तो ये वाला भी हमारा हो गया। ये देखिए ये री AP, ये री AP, 5 का गैप है। इसमें 10वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म होने वाला है 47। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आपको आ रहा होगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये इसका आंसर क्या आया है 47, ये 10th टर्म है हमारा।
10th टर्म। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 में कहा गया है विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। कह रहा है एपी का कौन सा टर्म होगा -81। ओके, तो एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 गिवन में क्या दिया है आपको, गिवन में दिया है आपको एपी, और वो एपी क्या है 21, 18, 15 सो ऑन। आपसे पूछा जा रहा है कि विच टर्म इज -81 कौन सा टर्म है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एन बराबर, मान लिया एन एट टर्म 81। अब इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको एपी से ये तो पता होगा ए क्या है 21, और डी कैसे निकालता है a2 माइनस a1, 18 माइनस 21, डी की वैल्यू होगी -3। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ए की जगह 21 और डी की जगह -3, -81। ये प्लस का है, वहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा, -81 -21, n माइनस 1 -3, ये माइनस माइनस प्लस साइन आएगा बड़े वाले का, दोनों ही माइनस का, तो माइनस का n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी -102 बाय -3, माइनस से माइनस कटा, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 9 आया 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, n की वैल्यू ये प्लस हो जाएगा 34 + 1, n की वैल्यू आ गई 35। अगर n की वैल्यू 35 पे इम्प्लाइज A35 इक्वल टू -81। इसका मतलब क्या है, -81 इज 35th टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी। ये एपी का 35वां टर्म है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा जा रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। थर्ड टर्म आपको दिया है और 7th टर्म भी आपको दिया है। आपको एपी फाइंड आउट करनी है। एपी फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, ए और डी। अगर आपको ये पता लग जाए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है और आपको ये पता लग जाए अगला टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या ऐड करके मिलना है, तो आप पूरी एपी बना लोगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, गिवन में आपको क्या क्या दिया है। गिवन में आपको दिया है एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 दिया है थर्ड टर्म, और 7th टर्म क्या दिया है 9। इसका फॉर्मूला लगाइए, a + 2d = 5, a + 6d = 9। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं। ये साइन चेंज हो गए, ए से कट गया, ये हो गया 4d, ये हो गया 4। डी की वैल्यू क्या जाएगी 4/4, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में डी की वैल्यू आ गई 1। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुट d = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करी और ये हो जाएगा a + 2 = 5, ये माइनस हो गया, a = 5 - 2, a = 3। तो आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो a1 क्या होता है, a होता है 3 है, a2 क्या होता है a + d मतलब 3 + 1 दैट इज 4, a3 क्या होता है a + 2d मतलब 3 + 2 × 1, 3 + 2 = 5। ऐसे ही a4 क्या होता है a + 3d, a की वैल्यू क्या है 3 और d की वैल्यू 1, 3 + 3 = 6। इसका मतलब AP क्या हो गई, पहला टर्म 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, उसके बाद सो ऑन। तो आपको AP फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी, AP निकल गई। आप चेक भी कर सकते हो, कह रहा है AP का थर्ड टर्म 5 है। देखिए थर्ड टर्म 5 है और कह रहा है 7th टर्म 9 है। तो देख लेते हैं, 3 फर्स्ट ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10। देखते हैं 7th टर्म क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7th टर्म 9 ही होना चाहिए था। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे के एग्जाम्पल्स कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 से देखते हैं, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपसे पूछा जा रहा है क्या 301 इस लिस्ट ऑफ नंबर में आएगा, क्या इस सीक्वेंस का टर्म है 301। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपको गिवन में क्या दिया है, आपको गिवन में दिया है AP। ये AP क्यों है, साफ दिख रहा है क्योंकि 6 ऐड करके आ रहा है। ये AP है इसलिए 6 ऐड करके आपको नेक्स्ट टर्म मिलने हैं। आपसे पूछ रहा है 301 क्या इस AP का टर्म है, तो मान लेते हैं लेट
301 is nth term of the given AP. Let 301 is nth term of the given AP. तो an का फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये पी क्यों है एक बार बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टर्म अपने प्रिसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर ज़्यादा है। वो फिक्स नंबर कितना है? वो फिक्स नंबर है 6। आप प्रूव भी कर सकते हो, ए पी ए टू माइनस ए वन 6, ए थ्री माइनस ए टू 6, ए फोर माइनस ए थ्री 6। अब ए की वैल्यू क्या है? फ्रॉम ए पी ए क्या है 5 और डी क्या है ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है 11, ए वन क्या है 5 जो 6 हो गया। तब इस फॉर्मूले में लिखिए 5 n माइनस वन 5 n माइनस वन, डी की वैल्यू 6, ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, और n माइनस वन इंटू 6 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 296, और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। और n माइनस वन क्या हो जाएगा? 24 गया 4 बार में, फिर कितना बचा? 5 बचा, और 6 के टेबल में 54 आता है, 54 कितनी बार में? 9 बार में, 2 बच जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है 2/6। देखिए कुछ ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। यहाँ अगर आपको पॉइंटेबल आना है तो पॉइंटेबल ही आइए, 2 को भी 6 से डिवाइड करना बाकी है, 3 बार में बार बार 3 आता रहेगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 49.33 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 50.33 सो ऑन। इसको ऐसे भी लिख सकता है 50.3 पर बार। तो आप कहेंगे n मस्ट बी, आप कहेंगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये भी लिख सकते हैं n इज मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। n इज नॉट अ नेचुरल नंबर implies 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ये गिवन एपी का टर्म नहीं है। आप ये पहले प्रूफ कर देना कि एपी है। एपी प्रूफ करना बहुत आसान है, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री बराबर आना चाहिए। ये इस एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि अगर 50वां टर्म आता तो समझ में आता कि 301 इस एपी में 50वें नंबर पे आएगा। 100वां टर्म होता तो भी समझ में आता कि 301 इस एपी में 100वें टर्म पे आएगा, 100वें नंबर पे आएगा। 50.333, 50.333, ये तो कोई साइंस नहीं बना रहा। एपी में ऐसे तो टर्म नहीं होते। पहला टर्म होता है, दूसरा टर्म होता है, तीसरा टर्म होता है इंटीजर, वो भी पॉजिटिव, ऐसे टर्म होते हैं, ना कि डेसिमल टर्म हो सकते हैं। 1 टर्म हो सकता है, 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म हो सकता है, 3.5 टर्म नहीं हो सकते। हाँ 3.5 किसी टर्म की वैल्यू हो सकती है, पर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म ये नहीं हो सकते। हमने लिखा है n इज नॉट अ नेचुरल नंबर इम्प्लाई 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कितने 2 डिजिट के नंबर 3 के मल्टीपल हैं, क्योंकि जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हीं नंबर को 3 का मल्टीपल कहते हैं। तो सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। दोनों सवाल का एक ही मतलब है, चाहो तो ऐसे पूछ लो, चाहो तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 ऐसे पूछ लो। तो देखिए आपको बताना है कि कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 के मल्टीपल होंगे, 3 के टेबल में आएंगे, लोकल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं। तो देखिए 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 10, और आप 3 से इसे डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स में 9 गया, 1 बचा, अब 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 10 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर मैं 10 में से 1 घटा दूं तो 9 आएगा। 9 3 का मल्टीपल है, तो हमें पहला मल्टीपल मिल गया है 9 जो 3 का है, 9 जो कि 3 का मल्टीपल है, पर ये 9 2 डिजिट का नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है 2 डिजिट के मल्टीपल, तो इसका अगला मल्टीपल क्या होगा? 9 का अगला मल्टीपल, 9 का अगला नंबर जो 3 का मल्टीपल है, तो 3 जोड़ दीजिए 12। तो पहला नंबर हमें मिल गया 12। ये 2 डिजिट का नंबर है, सबसे छोटा जो 3 का मल्टीपल है। ध्यान रखना 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा जो 3 का मल्टीपल है, ये बात भी जरूरी है, 3 का मल्टीपल। अगला क्या होगा? 3 जोड़ के 15, फिर 18, फिर 21 सो ऑन। अब देखते हैं 2 डिजिट का, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के पूछे जा रहे हैं, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 3 का मल्टीपल है। तो देखिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 99, और 3 से डिवाइड कीजिए, 3 बार में 9 गया,
फिर 3 बार में 9 गया, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो 3 का मल्टीपल है ही है। वो सबसे बड़ा नंबर क्या है 99 और ये 3 का मल्टीपल है। तो देखिए आपके सामने एपी बन चुकी है, ये एक एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कुछ कांस्टेंट चीज ऐड करके मिल रहा है, वो कांस्टेंट है 3 और वही सेम चीज ऐड करके आपको नेक्स्ट टर्म मिलते जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये टोटल कितने नंबर है। तो मान लीजिए ये 30वां टर्म है, अगर ये 30वां टर्म है और ये लास्ट टर्म है तो एपी में 30 टर्म हो जाएंगे। अगर आप मान लो 20वां टर्म है और एपी में टोटल यही टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो ये 20वां टर्म हो गया, मतलब 20 टर्म ऐसे हैं जो इस एपी में आ रहे हैं, मतलब 20 ऐसे नंबर हो जाएंगे जो 2 डिजिट के होंगे और 3 से डिविजिबल होंगे। तो 3 से कितने 2 डिजिट के नंबर डिविजिबल होंगे इस बात पे डिपेंड करता है ये कौन सा टर्म है। अगर ये 5वां टर्म होता तो एपी में 5 ही टर्म होते, अगर ये 20वां टर्म होता क्योंकि एपी फाइनाइट है तो ये 20 ही टर्म होते। तो देखते हैं कौन सा हमारा टर्म है। लेट ए एन बराबर 99, ए एन का फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 99, ए की वैल्यू पुट कीजिए, डी की वैल्यू पुट कीजिए, एन तो अननोन है, डी कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, a2 क्या है 15, a1 क्या है 12, डी की वैल्यू आ गई 3 इक्वल टू 99। ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, 99 माइनस 12 n माइनस 1 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 87, 3 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा 87 बाई 3, n माइनस 1 इक्वल टू 2 और ये 9, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 29 प्लस 1, n इक्वल टू 30। तो n 30 हो गया, इसका मतलब क्या है कि A30 ये 99 और इस एपी में कितने टर्म है, ये लास्ट टर्म है और लास्ट वाला टर्म क्या है 30, मतलब इस एपी में 30 टर्म है। इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कौन सा टर्म है 30वां टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म इन गिवन फाइनाइट एपी इक्वल टू 30। इसका मतलब देयर आर 32 डिजिट्स numbers, there are 32 digit number which are divisible by 3। तो हमसे यही पूछा गया था ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो हमने फाइंड आउट कर लिया सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा 12, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा 99, और क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन सा टर्म है तो इसे nth टर्म मान लिया। ये कैलकुलेट करके मुझे n की वैल्यू मिल गई 30। n की वैल्यू 30 का मतलब है कि ये जो 99 है यहाँ पर n की वैल्यू 30 पुट करोगे, क्योंकि ये जो n निकला है 99 के लिए निकला है। इसका मतलब ये जो 99 है ये इस एपी का 30वां टर्म है और 99 तो लास्ट टर्म भी है, ये लास्ट टर्म भी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन फाइनाइट एपी 30। अगर लास्टवां टर्म 30 है और लास्टवां टर्म 30 है तो उस एपी में 30 ही टर्म है। तो लिख दिया देयर आर 32 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी आपको दिए 10 7 4 सो ऑन -62। तो एग्जांपल नंबर 8 सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन में आपको क्या दिया है, गिवन में आपको एपी दी है। एपी क्या है 10 7 4 सो ऑन -62, ये आपको एपी दिया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड में आपसे पूछा जा रहा है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। ओके 11 टर्म, तो हम मान लेते हैं लेट 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, 11 टर्म फ्रॉम लास्ट को हम मान लेते हैं L11। क्यों? क्योंकि देखिए अगर A होता है फर्स्ट टर्म, A5 का मतलब होता है फिफ्थ टर्म, आगे से लेफ्ट टू राइट से फिफ्थ टर्म। ऐसे अगर A11 होता है तो आगे से 11वां टर्म। तो इस बार पूछा लास्ट से, तो लास्ट का L लिया, लास्ट से 11वां टर्म पूछा है तो इसीलिए मैं इसे L11 लिख रहा हूं। तो देखिए आपको लास्ट से 11वां टर्म बताना है।
जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ टीचर ऐसे भी कराते हैं कि पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए, फिर उसमें से जो टर्म निकालना है वो घटा के उसमें एक जोड़ दीजिए, पर ये लेंथी पड़ता है। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, आप एपी को रिवर्स कीजिए। तो लिखिए फॉर्मिंग न्यू एपी बाय रिवर्सिंग द टर्म्स ऑफ गिवन एपी में जो टर्म है ना, आप उसे रिवर्स करके लिख रहे हो, तो न्यू एपी बन जाएगी, इसको हम कहेंगे एपी डैश। ये क्या बनेंगे -62। आप मुझे बता सकते हैं इससे पहला टर्म क्या रहा होगा? देखिए टर्म 3 कम हो रहे हैं, दिख रहा है 3 कम हो रहे हैं, तो इससे पहले क्या रहा होगा? 3 कम हो रहे हैं, तो इससे पहले क्या रहा होगा? देखिए अगर 3 टर्म कम हो रहे हैं तो इससे पहले टर्म क्या रहा होगा? -59, क्योंकि देखिए तब इससे 3 कम होगा तब माइनस का 62 बन जाएगा। अगर आप ऐसे सोच पा रहे हो तो ठीक है। यहाँ आप ये मान लेना कि ये रहा होगा x, फिर x से 3 कम करके आना चाहिए -62, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा -62। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए x मान सकते हो, ये हो गया 3 और x की वैल्यू आ गई -59। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी लॉजिक दिख रहा है, 3 कम होते जा रहा है, तो फिर इससे पहले ये रहा होगा, क्योंकि इससे 3 कम करोगे तभी आएगा। तो 59, ऐसे ही सो ऑन 4, 7, 10। तो क्या आपको ए पता है? हाँ ये पता है। क्या है इस एपी का फर्स्ट टर्म? क्या है? जो न्यू एपी है, न्यू एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? -62। डी कैसे निकालते हैं? A2 - A1, A2 है -59, माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है, A1 की वैल्यू -62, -59 + 62 प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले नंबर का तो प्लस का। अब आपको निकालना है आगे से 11वां टर्म, क्योंकि आपने एपी को रिवर्स कर लिया, तो पहले जिस एपी का आपको पीछे से 11वां टर्म निकालना था, उस एपी का अब आपको आगे से 11वां टर्म निकालना है। तो चाहे तो ये कह लीजिए इस एपी का आगे से 11वां टर्म क्या हो जाएगा? A + 10D, और यही है मेरा इस एपी का पीछे से 11वां टर्म। क्योंकि अगर किसी एपी में कोई टर्म मुझे पीछे से 11वें नंबर पे निकालना है, उस एपी को पलट दूंगा तो आगे से 11वें नंबर पे आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू क्या है? -62, नई एपी के हिसाब से। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है +3, और A11 क्या हो जाएगा, जिसको L11 भी कह सकते हैं, जो गिवन एपी थी उसके लिए -62 + 30 प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। तो ये हो गया हमारा। चाहे तो ये कह लीजिए कि न्यू एपी का पहले टर्म से आगे से 11वां टर्म है -32, ये कह लीजिए गिवन एपी का पीछे से 11वां टर्म है -32। काफी आसान था। कैसे किया? एपी आपको दी हुई थी, उस एपी का पीछे से 11वां टर्म पूछा था। अब पीछे से 11वें टर्म का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। एक तरीका होता है कि आगे से 11वां टोटल निकाल के आगे से 11वां घटा के एक जोड़ दो, और वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये तो एपी दी है, मैं इसको रिवर्स कर लूँगा। जो टर्म लास्ट है उसे फर्स्ट कर दूंगा, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड फर्स्ट हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये नई एपी आ गई। अब आपको आगे से 11वां टर्म निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, A11 होता है A + 10D। ए की वैल्यू पुट करिए नई एपी के हिसाब से, डी की वैल्यू पुट करिए और आ गया। नंबर 9 देखते हैं। A sum of 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. ओके, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी, जिसे प्रिंसिपल कहा जाता है, इन्वेस्ट किया है। किस पर इन्वेस्ट किया है? सिंपल इंटरेस्ट पर। किस रेट पर इन्वेस्ट किया है? 8% पर एनम। इसका मतलब आपको हर 100 रुपए पे 8 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे 1 साल में। मतलब अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते तो आपको 1 साल बाद 108 रुपए मिलते। इस तरीके से आपने इन्वेस्ट करा है। 2 साल बाद कितने मिलते? 1 साल पे 8 रुपए, तो 2 साल पे 16 रुपए। तो आपको 2 साल बाद अगर हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आपको 2 साल बाद मिलते 116 रुपए। इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो ये है आपका सवाल। और आपसे बोल रहा है क्या जो इंटरेस्ट आ रहे हैं, पहली साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिलता, सेकंड ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट मिलता, थर्ड ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट मिलता, क्या वो इंटरेस्ट एपी बना रहे हैं? अगर वो एपी बना रहे हैं तो 30 साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फाइंड आउट कीजिए। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से नहीं, बाय यूजिंग दिस फैक्ट कि जो इंटरेस्ट है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो एग्जांपल नंबर
9। देखते हैं हमें गिवन में क्या है। हमें गिवन में इन्होंने दिया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट दिया है 8% पर एनम, और टाइम तो हमसे बोला ही है अलग अलग टाइम पे इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। मैं एक बार देख लेता हूँ किसी को कॉल, हाँ ठीक है। तो अब आपको इतना तो पता होगा, वी नो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो निकालता है सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, हम इसको डिनोट कर रहे हैं SI1 से, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल की जगह 1000, रेट की जगह 8, टी की जगह 1, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 80। इंटरेस्ट 80 आ रहा है पहले साल का। अगर मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, 1 साल के बाद मुझे 80 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अगर 2 ईयर तक मैं उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करता तब मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता, पी की जगह 1000 ही रहेगा, रेट 8 है 8% और 2 साल के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 160। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, इसको हम डिनोट करेंगे SI3 से। देखते हैं कितना मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो P की जगह 1000, रेट 8% है और समय हो गया 3 साल, टाइम हो गया 3 साल, तो ये हो गया 240। तो AP कुछ इस तरीके से बनेगी, कैसे 80, 160, 240 सो ऑन। इतने टर्म काफ़ी है AP चेक करने के लिए। देख रहे हैं डिफरेंस कॉमन है या नहीं। तो ये हो गया मेरा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 160, A1 क्या है 80, सब्ट्रैक्ट करके आया 80। A3 माइनस A2 क्या है 240, A2 क्या है 160, सब्ट्रैक्ट करके आया 80। तो बिकॉज डिफरेंसेस आर कॉमन, बिकॉज differences are common, because differences are common, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट है, देखिए आपने तो बोला था डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो यस दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। ये इंटरेस्ट एपी बना रहे हैं, और अगर ये एपी बना रहे हैं तो आपसे पूछा है 30 साल के एंड में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ ये फ्रेम में आना चाहिए, ओके। आपसे पूछा है 30 साल के एंड में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर ये एक एपी है तो आपसे 30 साल के एंड का इंटरेस्ट पूछा है। तो देखिए आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। आपसे पूछा है 30 साल के एंड में इंटरेस्ट, तो देखिए अब हमारे पास एपी आ गई। एपी क्या है, एपी है 80, 160, 240 सो ऑन। ए क्या है 80, डी क्या है A2 माइनस A1, 160 माइनस 80 आ गया। आपसे पूछा क्या है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के एंड का इंटरेस्ट, देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो 30 ईयर के एंड का इंटरेस्ट क्या होगा, A30 हमें कैलकुलेट करना है। A30 क्या होता है, A प्लस 29D। A की वैल्यू क्या है 80, 29D की वैल्यू क्या है 80, और ये क्या हो गया 80, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 2 7, और ये हो गया 7 और ये 23, ऐड कर लीजिए हमने, ये हो जाएगा 2400। तो 30 साल के एंड में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ 8% रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, तो 30 साल के एंड में ये मिलेगा। क्या सवाल एपीसी करना जरूरी था, नहीं एपीसी करना जरूरी नहीं था, डायरेक्टली निकाल सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P की जगह क्या रख सकते थे 1000, R की जगह 8,
टी की जगह 30 डिवाइड बाय 100, डबल जीरो से 2 जीरो कटे, ये कितना हो जाता है 2400 मतलब 2400। पर मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। कौन सा फैक्ट? ये वाला फैक्ट, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इस फैक्ट का यूज करके निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 10, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in second, 19 in third and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? पहले समझते हैं फ्लावर बेड क्या होता है। फ्लावर बेड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जहां पर फ्लावर डिस्प्ले किए जाते हैं। फ्लावर के लिए जो रीजन बनाया जाता है, यहाँ पर फ्लावर ही फ्लावर लगाए जाते हैं किसी गार्डन वगैरह में, उस जगह को फ्लावर बेड कहा जाता है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है एक फ्लावर बेड है जिसमें फर्स्ट रो में कितने प्लांट है 23, ये रफली समझ लेना 23 प्लांट्स है। सेकंड रो में 21, सेकंड रो में 21 प्लांट है, ऐसा कुछ मान लीजिए। थर्ड रो में कितने प्लांट है? थर्ड रो में 19 इन थर्ड रो में 19 प्लांट है। एक एक कम मैं दोनों साइड से करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, ऐसे ही ये चलते चलते लास्ट रो में कितने हैं 5 ही रोज प्लांट है। आपसे कहा जा रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड में रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज। तो देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स, रोज प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कितना है 23। नंबर ऑफ प्लांट्स इन सेकेंड रो, फर्स्ट रो 23, सेकेंड रो में कितने हैं 21। ऐसे ही नंबर ऑफ प्लांट्स रोज वाले इन थर्ड रो में कितना है 19। ऐसे ही सो ऑन, नंबर ऑफ प्लांट्स, रोज प्लांट्स इन लास्ट रो में कितना है 5। हम इसे A1 कह रहे हैं फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का, इसे A2, इसे A3 और इसे कह रहे हैं AN, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना रो कितनी है, तो मैंने N रो मान ली, तो ये हो गया nth टर्म। तो देखते हैं क्या AP बना रहे हैं। A2 माइनस A1 21 माइनस A2 21, A1 23 माइनस 2, A3 माइनस A2 19 माइनस 21 माइनस 2। तो ये तो AP बन रही है। डिफरेंसेस आर कॉमन, डिफरेंसेस आर कॉमन। अगर डिफरेंसेस कॉमन है इंप्लाइज नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो फॉर्मिंग एन AP। ये एक AP बना रहे हैं, नंबर ऑफ प्लांट जो हर रो में लिखे गए हैं उनके नंबर्स एक AP बना रहे हैं। अब अगर AP बना रहे हैं तो हमें बतानी है रो कितनी है। ओके, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपको ये बतानी है। तो देखिए ये मैं इरेज कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब जो मैं लिखने वाला हूं वो आपको उसके नीचे लिखना है। तो देखिए AP हमारे पास क्या आ गई, अब AP हमारे पास है 23, 21, 19 सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म है 5। अब मान लीजिए मुझे पता लगता है जो लास्ट टर्म है ये 12वां टर्म है, मान लीजिए मुझे पता लगा। इसका मतलब क्या है कि AP में कितने टर्म है 12, और ये क्या है पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, मतलब पहली रो में कितने प्लांट है, दूसरी रो में कितने प्लांट है, तीसरी रो में कितने प्लांट है। और मुझे पता लग गया 12 रो है, ये अगर ये लास्ट टर्म है तो, और ये लास्ट टर्म 12वां टर्म है तो 12 रो है। अगर मान लीजिए जो लास्ट टर्म है मुझे पता लगा है 20वां टर्म है, तो कितने टर्म है 20 टर्म, और हर टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, पहली रो दूसरी रो, तो 20 रो हो गई। तो आप मान लो लेट के जो लास्ट टर्म है ना ये nth टर्म है, AP में n टर्म है और वो जो n टर्म है वो लास्ट टर्म है, तो nth टर्म हो गया 5। अब इसे एक्सपेंड कीजिए, मैंने ऐसे बहुत सवाल करा रखे हैं एक्सरसाइज वाली वीडियो में, आप देख सकते हो। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 23,
डी की वैल्यू क्या थी, A2 माइनस A1, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा -2, डी की वैल्यू थी -2। अब फॉर्मूले में पुट कीजिए, ए की जगह 23, एन अननोन है, डी की जगह -2, ये माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2, 5 माइनस 23, n माइनस 1 इंटू -2 -18, n माइनस 1 इक्वल टू -18 बाय -2, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 9 और n की वैल्यू आ गई 9 + 1 और 9 + 1 होता है 10। तो इस एपी में कितने टर्म है, इस एपी में 10 टर्म है। तो ये थे पहली रो में प्लांट, ये थे दूसरी रो में प्लांट, ये थे तीसरी रो में प्लांट, ऐसे ही A10 आया है 5। इसका मतलब लास्ट रो कौन सी रो है, 10वीं रो। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 10, क्योंकि लास्ट रो में 5 प्लांट और लास्ट रो कौन सी रो है, 10वीं रो, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 10। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 11 में कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 गिवन में आपको क्या दिया है, गिवन में आपको एक एपी दी है। एपी क्या है, 8, 3, -2 सो ऑन। और टू फाइंड में क्या दिया है, टू फाइंड आपको फाइंड करना है S22। S22 क्यों, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म जिसको S22 कहा जाता है। तो वी नो, हम जानते हैं Sn क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। और S22 n की जगह 22 रखा, 2 a की जगह 8 रखा, 22 - 1 d की जगह d कैलकुलेट करना पड़ेगा। d कैसे निकालेंगे, A2 - A1, 3 - 8 - 5। ओके, तो -5 रख दिया। S22 आपको निकालना है, S22 ये हो गया 11, ये हो गया 16, 21 इंटू -5। S22 11 16 ये हो गया 105 105। S22 इक्वल टू 11 16 और ये क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 15 15 9 और ये बचा 9 8 89, वो भी माइनस का क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है। ये हो जाएगा 9, ये हो गया 17 और ये कैरी गया 1, ये हो गया 8 और 1 9, तो ये आ गया। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 गिवन में देखते हैं, गिवन में क्या है। गिवन में आपको दिया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, S14 आपको दिया है 1050, कह रहा है इट्स फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, जो दिया है 10। टू फाइंड में क्या बोल रहा है, टू फाइंड आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द 20th टर्म, A20 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए S14 बराबर 1050, S14 का फॉर्मूला लगाइए, 14/2 2a 14 - 1 इंटू डी इक्वल टू 1050। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाया है, n की जगह 14, n की जगह 14, देखिए n की जगह 14, ये कैंसिल करा 7, ये हो गया 2a, a की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू 10 दी है फर्स्ट टर्म, ये हो गया 13, डी अननोन है, डी नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, ये हो गया 1050। ये देखिए मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया 20, 13d 1050/7, ये डिवाइड कीजिए, ये आ गया 1350 150, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 150 - 20 13d इक्वल टू 130 और d की वैल्यू आ जाएगी 130/13, कैंसिल आउट करके 10। तो d की वैल्यू आपको क्या मिल गई, d की वैल्यू मिल गई 10। अब आपसे पूछा है A20 क्या होता है, a + 19d, a की वैल्यू 10 है, 19 इंटू डी, 10 + 190, ये हो गया 200। तो A20 पूछा था, A20 फाइंड आउट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 24, 21, 18 सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ओके, आपसे कह रहा है कितने टर्म लें इस एपी के कि इनका सम करके 78 आ जाए। तो हमें एन बताना है कैसे कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमें लेने हैं समीशन 78 लाने के लिए। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, लेट नंबर ऑफ टर्म टेकन टू गेट सम 78 इक्वल टू एन। मैंने मान लिया एन टर्म लेने हैं मुझे ताकि उन एन टर्म का समीशन 78 आ जाएगा। तो देखिए आपको एपी क्या दी है, गिवन में आपको एपी दे रखी है, एपी क्या है 24, 21, 18 सो ऑन। तो एपी से फ्रॉम एपी ए क्या हो गया 24, डी क्या होता है A2 माइनस A1, 21 माइनस 24 डेट इज -3। अब एस एन क्या दिया है, आपने माना है कि आपको एन टर्म लेना है ताकि समीशन कितना आ जाए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म 78 आ जाए। ये कह रहा है समीशन 78 चाहिए, तो एस एन बराबर 78। फॉर्मूला लगाइए एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। एन अननोन है, आपको यही तो निकालना है कितने टर्म लेने हैं ताकि समीशन 78 आ जाए। ए की वैल्यू पुट कीजिए 24, एन अननोन है, डी की वैल्यू पुट कीजिए -3, ये हो गया 78, ये हो गया n बाई 2, ये क्या हो जाएगा 48 माइनस का 3n, ये माइनस ये प्लस का है माइनस का, तो माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 78, n बाई 2 ये हो जाएगा 51 माइनस 3n इक्वल टू 78, ये 2 को वहाँ पर भेज दीजिए और n को मल्टीप्लाई, 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 78। ये सारी चीज़ उधर चली जाएंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, और ये तो उधर ही है, उधर ही मतलब राइट हैंड साइड है। ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 16, कैरी गया 1, 150 प्लस का। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसे सॉल्व करना है। आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई आ जाए 3 इंटू 156। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ये आने वाला है 18, कैरी गया 18, ये हो गया 45, 46। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 468, और उन्हीं दोनों नंबरों का जिनका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं कहता माइनस करके, पर प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए 51। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो आपको नंबर सोचना है, तो इसके फैक्टर करिए। 2 से गया 2, 3, 4, 2 से गया 1, 1, 7, उसके बाद 3 से गया, 3 से कितनी बार में जाएगा 3, 9, 3 से गया 1, 3, 13 से गया 1। अब देखिए आपको दो नंबर बनाने हैं, अगर मैं इन सभी नंबरों को एक साथ ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 4, 12, 4 और 9 36, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 36 और 13, क्या ये जोड़ के बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं एक तरफ ये 3 ले लूँ तो ये हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 39, और ये जोड़ के हमारा काम हो गया 51। तो हमें नंबर मिल चुके हैं 12 और 39, 12 एंड 39। तो देखिए अब मैं इसको ऐसे ही लिखने वाला हूँ, 51 को ब्रेक करके लिख रहा हूँ 12 प्लस 39 में, प्लस में 156। ये वाला पार्ट अरेंज कर देता हूँ, मुझे नंबर मिल चुके हैं। जो मैं सर्कल बनाता हूँ उन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में बता चुका हूँ पॉलिनोमियल वाले में कि कैसे करते हैं, 9th का जो था लेक्चर, 10th में भी बताया था। अब ये हो गया 3n स्क्वायर, ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस का 12, पीछे से n आ गया n, ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस का 39 n, और ये आ जाएगा प्लस का 156, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में 0 चल रहा है। ये हो गया 0 इक्वल टू, इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं 3 और n, इधर से बचा n, ये होता है 3 इंटू 4, तो 3n तो बाहर ले लिए, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ, 3 इंटू 4, 3 बाहर ले लिया तो 4 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए ये होता है
39 इंटू 4, 36 का 3, हाँ तो 39 कॉमन ले लिया माइनस के साथ, ये हो गया n, ये प्लस होता है 2 बार लगातार माइनस, तो एक माइनस बाहर ले लिया, एक माइनस बचा और 4 बचा। 0 इक्वल टू, अब दोनों में क्या कॉमन है, n माइनस 4, इधर से बचा 3n, इधर से बचा 39, 3n माइनस 39। तो अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एक बार फ्रेम में देख लेता हूँ ये वाला पार्ट आ रहा है या नहीं। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, या तो n माइनस 4 0 होगा या 3n माइनस 39 इक्वल टू 0 होगा। n की वैल्यू 4, 3n इक्वल टू 39, n की वैल्यू आ गई 39/3, n की वैल्यू आ गई 13। तो देखिए ये दो n की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म टेकन टू गेट सम, तो वो नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, देयर आर टू choices to choose number of terms। वो choices क्या है, that is यहाँ 2000 क्योंकि प्लूरल है, 2000, 4 and 13। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर आप 4 टर्म लोगे, इसका अगला टर्म गैस करना, 3 का मोल है तो वो 15 हो जाएगा। अगर आप ऐसे 4 टर्म ले रहे हो और इनका एडिशन कर रहे हो तो देखिए क्या आएगा, ये हो गया 18, 1 और ये हो गया 7, 78 आ गया। और 13वें टर्म पे भी 78 इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे चल के माइनस के टर्म आने लगेंगे, तो कुछ माइनस के टर्मों से कुछ प्लस के टर्म कट जाएंगे, जो बचेंगे उनका समीशन आ जाएगा 78। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आई है, इसलिए दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर n की एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती, अपॉन में आ जाती, तो मुझे नेग्लेक्ट कर दी थी। नंबर 14 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट सबसेक्शन है इसका द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड वाला पार्ट है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन अप टू 1000। तो देखिए एक एपी तो है, हम कहेंगे 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 1000 फॉर्मिंग एन एपी, फॉर्मिंग एन एपी, बिकॉज डी कॉमन डिफरेंस 1 है, हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस 1 है। तो देखिए हम इस एपी में, एपी से मिल क्या क्या रहा है, ए मिल गया 1, डी क्या है a2 - a1, 2 - 1 दैट इज 1। इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एपी है, साफ दिख रहा है एपी है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म ये है 1000। आपसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एस 1000। तो एस एन क्या होता है, एस एन होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो बताइए एस 1000 क्या हो जाएगा, 1000/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 1, 1000 - 1 ये n की वैल्यू, और d की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया 500, ये हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा, और 999, 500, ये हो गया 1001। अब मल्टीप्लाई करना है 500500, तो ये आ गया, ये कितना है, ये 5,00,500। तो अगर आप 1 से लेके 1000 तक सारे पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर को जोड़ दोगे तो क्या आने वाला है, 5,05,000। एक तरीका और होता है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको n तक जोड़ना है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे 1000 तक जोड़ना है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी बता दूंगा। 1000 मतलब 1000, 1000 + 1, फिर से देखिए वही बन गया जो यहाँ पर बन रहा था। अगर यही बन गया तो मल्टीप्लाई करके भी सेम आएगा। तो अब ये पहला पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसे हटाता हूँ। सेकंड पार्ट में कहा गया है आपको n तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है, n तक जोड़ना है आपको, n तक। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर है, अगर पहला में 3 पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ तो 3 ही है क्योंकि एक का गैप है। पहले 4 पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ तो चौथा क्या है, 4 ही है। तो अगर पहले n पॉजिटिव इंटीजर है तो nवा क्या होगा, n ही होगा। तो देखिए एस एन का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a + an।
तो हमें टोटल कितने दिए हैं पॉजिटिव इंटीजर n, तो n की जगह तो n ही रहेगा। फर्स्ट इंटीजर क्या है 1 पॉजिटिव इंटीजर, और लास्ट वाला क्या है n। तो देखिए वही फॉर्मूला बन गया जो अभी मैंने यूज करा था n+1, खत्म। अब 2 एग्जाम्पल और बचे हैं वो और करा देता हूं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। ओके, आपको nth टर्म का फॉर्मूला दिया है, जैसे आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह 1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। यहाँ पर भी n की जगह 1 पुट करना है। सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह 2 पुट करोगे, यहाँ पर भी 2 पुट करोगे, सेकंड टर्म आ जाएगा। तो ऐसे आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ नंबर्स, आपको लिस्ट ऑफ नंबर में से जो फर्स्ट 24 नंबर्स हैं उनका सम बताना है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 15, उम्मीद कर रहा हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। तो आपको an दिया हुआ है, ये गिवन पार्ट है। an आपको क्या दिया हुआ है 3 + 2n। तो बताइए a1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट करिए, a1 = 3 + 2 5, a2 क्या हो जाएगा, n की जगह 2 पुट कीजिए, ये a2 = 3 + 4 7, a2 आपको पता लग गया, a1 पता लग गया, a3 क्या हो जाएगा, n की जगह 3 पुट कीजिए, ये हो जाएगा 3 + 6 9, a3 आपको पता लग गया। ऐसे ये 4 क्या हो जाएगा 3 + 2 × 4, a4 = 3 + 8, ये हो जाएगा हमारा 3 + 8 11, a4 भी आपको पता लग गया। तो देखते क्या AP बना रहे हैं टर्म, a2 - a1 7 - 5 that is 2, a3 - a2, a3 क्या है, a3 है 9 - 7 फिर से 2, a4 - a3, a4 क्या है 11, a3 क्या है 9 फिर से 2, बिकॉज differences are common, differences are common। इसका मतलब क्या है, an for different n forming an AP, या ये चीज ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला टर्म क्या आया है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 सो ऑन, इज एन AP। तो AP है तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 5, और D आपको मिल ही पड़ा है कॉमन डिफरेंस 2। आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था फर्स्ट 24 टर्म का सम S24। Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 2a + n - 1 × D। अब पुट कीजिए, n की जगह 24, 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू AP कहाँ है, यदि a की वैल्यू 5, फिर n की जगह क्या पुट करोगे 24 - 1, d की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू 2, ये कैंसिल करा 12 आ गया, ये हो गया 10 या 23 × 2 12, 10 प्लस ये हो जाएगा 46, 12 × 56। अब ये मल्टीप्लाई बस करना है, आंसर आपका आ जाएगा 56 × 12, ये हो गया 112, और ये 56 2 7 6, तो समीशन आ गया 672। यही है आपका आंसर। आपसे पूछा था उस लिस्ट ऑफ नंबर के, जो लिस्ट ऑफ नंबर AP निकली उसके 24 टर्म का सम, तो 24 टर्म का सम आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 16, कहा जा रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर किसी मैन्युफैक्चर ने जो टीवी मैन्युफैक्चरिंग करता है, थर्ड ईयर में उसने कितने टीवी के सेट प्रोड्यूस करे 600 एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, और 7वें साल उसने 700 सेट बनाए। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। हमें अज्यूम करें कि हर साल फिक्स नंबर ऑफ सेट मोर प्रोड्यूस होते हैं। पहला है फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, अगर आप AP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको थर्ड ईयर में कितने प्रोडक्शन हुए हैं, थर्ड ईयर में A3 आपको दे रखा है 600, 7th ईयर में 7वीं साल 7th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है 700। ओके, तो आपसे पूछ रहा है मतलब एक साल में कितने, एक साल में नहीं 4 साल, 4 साल में कितने बढ़ गए
100 सेट बढ़ गए, तो एक साल में 25 बढ़ गए। तो पूछ रहा है द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो आपको ए पूछ रहा है, टू फाइंड, ये तो गिवन है, टू फाइंड में आपको एक तो ए बताना है, ए कह लीजिए, A1 कह लीजिए, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। फिर कह रहा था प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, A10 भी आपको बताना है, क्योंकि ये जो सेट है AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे को कैसे पता लगा जो नंबर है AP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर। अगर एक फिक्स नंबर से यूनिफॉर्मली अगला टर्म मिलता जाता है, अगला टर्म बढ़ता है घटता रहता है, तो वो AP होता है। और आपको क्या करना है, तो टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, S7 आपको निकालना है, 7 साल में टोटल कितना प्रोडक्शन किया उसने टीवी का। तो देखते हैं पहले ये फॉर्मूला, A3 दिया है 600, ये होता है A+2D = 600, A7 आपको दिया है 700, मतलब A+6D = 700। इसे मान लिया इक्वेशन 2, इसे मान लिया 1। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को घटाना है इक्वेशन 2 में से, तो A+6D = 700, A+2D = 600, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4D, और ये क्या हो गया 100, और D की वैल्यू आ गई 100/4, कैंसिल आउट करके D = 25। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो पुट D = 25 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करा D की वैल्यू 25 = 600, ये हो गया A+50 = 600, ये माइनस हो गया, A = 600 - 50, A = 550, और A क्या होता है, A होता है फर्स्ट टर्म। तो प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, टीवी सेट लिख देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन फर्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ है, हमें फाइंड हो गया, वो कितना है 550। पहला पार्ट तो हो गया। अब कह रहा था प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। ओके, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट अरेंज कर रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा है, A10 क्या है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। तो A10 क्या होता है, मुझे कैसे पता प्रोडक्शन इन 10th ईयर A10 ही होगा, क्योंकि देखिए जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, पहली ईयर, दूसरी ईयर, तीसरी ईयर, चौथी ईयर, वो एक AP बना रहे हैं। तो अगर 10वीं ईयर का मुझे प्रोडक्शन चाहिए, तो मुझे AP का 10वां टर्म चाहिए, और A10 क्या होता है, A+9D। A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, D भी हमें पता है, D कितना आया था 25, तो ये क्या हो जाएगा 550 प्लस ये हो जाएगा 45 का 4 गया कैरी, 18 4 22, और ये हो जाएगा 775, मतलब 10वीं ईयर में उसने इतने टीवी सेट का प्रोडक्शन किया। तो प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है 775। तो देखिए इसका आंसर मिल गया 550, इसका आंसर मिल गया 775। अब ये फाइंड आउट करना बाकी है, कह रहा था टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, तो मैं इरेज कर देता हूं। तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर पूछ रहा है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, जो ये है A1 फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, सेकंड ईयर का प्रोडक्शन, थर्ड ईयर का प्रोडक्शन, फोर्थ ईयर का प्रोडक्शन, 5 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, 6th ईयर और 7th ईयर, मतलब ये S7 पूछ रहा है आपसे। तो S7 क्या होगा 7/2, क्योंकि Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला लगाओ, n की जगह 7, a क्या आया था हमारा 550, 7 - 1, d क्या आया था हमारा 25, ये कितना हो जाएगा 1100, 1100 भी कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 6 × 25, और ये हो जाएगा 7/2, 1100,
150, 7/2 1100 और इसमें 150 जोड़ना भी है तो ये हो जाएगा 1250। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 7 × 625 और 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 35, 35 का 3 कैरी, 7, 7 का 1 कैरी, 42, 42, 43। तो 10 साल में टोटल टीवी सेट का प्रोडक्शन इतना हुआ है। तो प्रोडक्शन तो हम कह सकते हैं 35, 3, 14, 17, 17 का 1, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट 7 years इक्वल टू 4375। ये हमारा लास्ट पार्ट था, ये भी हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है, इस चैप्टर में मैंने जितनी भी एक्सरसाइज थी उन सभी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन कराए, चाहे वो एक्सरसाइज ऑप्शनली क्यों ना हो। फिर मैंने आपको सारे एग्जाम्पल भी कराए, कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराए थे जो मेरे लेक्चर 1 का पार्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर भी आपको कोई डाउट होता तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा आगे आने वाले लेक्चरों में।